जय हिंद। आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार रुक जाइए, है ना। स्टार्टिंग जो है आप लोग सुनते नहीं है, जो कि आगे चल के आप लोग को दिक्कत होता है। स्टार्टिंग में जो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या आप लोग को बताना चाह रहे हैं, एक बार उस चीज को सुन लीजिए। उसके बाद जो है आप लोग आगे बढ़िए, तो आप लोग को जो है बेनिफिट इससे मिल सकता है। तो हाँ, इसमें ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एमसीक्यू के लिए आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। उसके लिए जो है आप लोग का इसी चैनल पर जो है टॉप 110, ठीक है, टॉप 110 एमसीक्यू का जो वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख लेते हैं। तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न उस वीडियो में बताया गया है कि जो कि आज आप लोग का एग्जाम में मैच करने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है, जो विद्यार्थी #1 से लेकर 5 तक का वीडियो देखे होंगे, उनको तो किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं होने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा जो उनको एग्जाम बहुत अच्छे तरीका से जाएगा। जो #1 से 5 तक का वीडियो देखे होंगे ईमानदारी से, तो बढ़ा बढ़ा के देखे होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग को फोड़ कर रखना है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, टॉप 110 एमसीक्यू क्वेश्चन वाला। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, सब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो कि एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और जो भी प्रश्न यहाँ हम लोग देखेंगे, कम से कम जो है 3 साल तक पूछा है लगातार, या फिर तो कभी कभी, तो उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और आप लोग से फिर से एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि आप लोग को क्या क्या बताएं, कि अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव अच्छा से अगर एग्जाम देना है, तो टॉप 110 एमसीक्यू वाला वीडियो जो है एक बार देख लीजिएगा। और #1 से 5 तक जो देखा होगा, उसको तो क्लियर है कि मतलब उसका एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसमें सब्जेक्टिव बात करेंगे कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद का मतलब ये होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, ठीक है। वो तो मन मर्जी होता है, जिस प्रकार से उसको इच्छा करेगा उस प्रकार से शासन करेगा, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, ठीक है। उसको निरंकुशवाद हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट कि यूटोपिया या कल्पना दर्श क्या होता है। तो यूटोपिया कल्पना दर्श का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज का विश्वास करने ना, ऐसा समाज का कल्पना करना जो कि जो वो होगा ही नहीं वैसा। मतलब हम लोग सोच लिए कि समाज इतना सच्चाई पर आ जाए ना, कि कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी चोरी चपाटी ये कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल अब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार का यूटोपिया कहलाएगा। नेक्स्ट कि मारियान से आप क्या समझते हैं और जर्मनिया से क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग को, जिसमें जो है वो लाल टिक लगा हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मारियान से आपका क्या तात्पर्य है। तो मारियान एक आदर्श एवं काल्पनिक नारी का रूप थी, जिसने फ्रांस में लोगों के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर जो है वो लगाई गई थी, ताकि जो है वो राष्ट्रीय जनता को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक की याद आ सके। और उसी प्रकार जर्मनिया भी है। तो जर्मनिया जर्मन में जो है, जर्मनी में जर्मनिया जर्मन का एक राष्ट्रीय रूपक बन गई थी। और जर्मनिया को तो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाने मतलब पहने दिखाया गया है, क्योंकि जो है जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट नेपोलियन की संहिता क्या है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक भाव पैदा करने के लिए क्या किस क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाया, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। इटली का एकीकरण, इसको जो है आप लोग जो है, और जोसेफी मैथनी, ये दोनों के बारे में जो है इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। इटली का एकीकरण के बारे में आप लोग संक्षिप्त वर्णन करना कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो 19वीं सदी के मध्य में जो है इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया के अधीन में था। उत्तरी भाग इटली का जो उत्तरी भाग था वो ऑस्ट्रेलिया के अधीन में था। और मध्य जो था वो हल्को पर पोप का शासन था। और दक्षिण क्षेत्र में जो है स्पेन के राजा के अधीन में था। तो ये अलग अलग बटा हुआ था। अब जोसेफी मैथनी का इसमें क्या भूमिका रहा, ठीक है। 1830 ईस्वी के दशक में जो है इटली के एकीकरण का प्रयास किया गया था। तो जोसेफी मैथनी क्या मतलब इटली के एकीकरण के लिए जो है भूमिका निभाई, तो वह गणतंत्रात्मक दल का नेता था। और 1830 में वो जो है वो एक यंग इटली नामक जो है गुप्त संगठन बनाया था, और जिसकी स्थापना शिक्षा के माध्यम से इटली का पुनः गठित करने के लिए था। और इस इटली का एकीकरण जो है 1831 ईस्वी तथा 1848 ईस्वी में 2 क्रांतिकारी प्रयास किए गए थे, लेकिन दोनों असफल रहा। अच्छा, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण एक बार आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। कावूर की भूमिका ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जेजेपी गरीबुल्डी का सबका देख लीजिएगा एक बार, है ना। अब नेक्स्ट आता है कि उपभोक्ता के कुछ अधिकार को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां भी लिखना है। तो उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है। तो जानकारी का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। मतलब उपभोक्ता, हम लोग उपभोक्ता है ना, हम जैसे मान चलिए हम कोई ई पेन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका उपभोग कर रहे हैं, तो मेरा क्या अधिकार है इसके बारे में, पेन के बारे में जानने का अधिकार है ना, ई पेन का जानने का अधिकार, स्लिप लेने का अधिकार, गारंटी लेने का अधिकार, ये सब अधिकार है। तो ये चीज आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या फिर तो उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए हम लोग जो है जो 3 साल, कम से कम 4 साल पूछा है, 3 साल से ज्यादा, उस क्वेश्चन पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या फिर तो उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करता है। देखिए, तो दूसरे देश है, अलग देश है, उस पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है, सिर्फ पहले आप लोग समझ लीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब कि ऐसी कंपनियां जिसकी एक देश से अन्य देश में भी जो है ना, जिसकी जो है वो
ब्रांच जो है एक से दूसरे देश में भी है। जैसे मान चलिए कि अभी जियो है, ठीक है, जियो कंपनी है ना, सिम कंपनी है, रिलायंस है ना, तो केवल क्या भारत में ही है? नहीं ना, दूसरे विदेश में भी है ये कंपनी, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएगा। समझ में आया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसकी ब्रांच जो है वो अलग अलग देशों में है, उनको हम लोग जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा है कि ये किस प्रकार जो है उत्पादन पर नियंत्रण करता है, तो एक बार जो है इसको वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। मीनिंग हम समझा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करना है। नेक्स्ट इधर देख लीजिएगा, उच्च जोखिम वाले परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर देती है, क्या वजह है? और हमें जो है भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्यों? वो भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की किस प्रकार जो है नजर रखता है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अन्य बैंक पर बहुत नजर रखता है, क्योंकि जो है वो देखना चाहता है कि जो बैंक है वो जमा राशि का न्यूनतम जो है अपने पास रख रहा है कि नहीं, ऋण किसको दे रहा है, कितना ब्याज दे रहा ले रहा है, ठीक है, और जमा में जो है कितना ब्याज दे रहा है, और ऋण दे रहा है तो क्या अमीर व्यक्ति को दे रहा है कि गरीब को भी दे रहा है, ये सारा चीज देखता है, ठीक है। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो देखिए अगर बैंक कर्ज तभी देगा तब आप उसके पास जो है गारंटर के रूप में कुछ रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, नरेगा के बारे में लिखना है कि 100 दिनों को जो है रोजगार देने का गारंटी देता है। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है, तो देखिए तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से भिन्न है, कैसे भिन्न है, तो देखिए तृतीय क्षेत्र में किसी प्रकार का किसी चीज का उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तो सेवा का, देखिए इसमें जो है ना सेवा ही दिया जाता है, तृतीय क्षेत्र में बस सेवा दिया जाता है, किसी चीज का जैसे सब्जी वगैरह हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। द्वितीय में क्या करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है उसको उच्चतम मतलब जो है उसको और भी जो है महंगाई या फिर तो अच्छा मतलब जो है वो क्या बोला जाए कि एक तरह से उसको बहुमूल्य बनाया जाता है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में कुछ बनाया ही नहीं जाता है, बस खाली सेवा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास में तृतीय क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अरे बहुत भूमिका है, तृतीय क्षेत्र की वजह से जो है अभी जो है डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, हमारे देश का विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के समक्ष में कौन सी चुनौतियां हैं, उदाहरण देकर बताना है। देखिए लोकतंत्र के समक्ष में बहुत सारा चुनौतियां हैं, क्योंकि जो है लोकतंत्र में जो है वो गैर लोकतांत्रिक देशों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ओर ले जाने की, लोकतांत्रिक सरकार की गठन के लिए करने के लिए बुनियादी आधार बनाने की जो है चुनौती है, ठीक है। उसी प्रकार जो है वो विस्तार की चुनौती है, मतलब उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए, है ना, अलग अलग जो है सरकारें यहाँ है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके बाद अलग अलग समूह है, तो उनको जो है साथ में लेके आगे बढ़ने की चुनौतियां रहता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौतियां रहता है कि लोकतंत्र को और भी आगे जो है मजबूत बनाना है। भारत में लोकतंत्र का अधिकार क्या क्या है, देखिए भारत में लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में जो है वो लोकतंत्र में अधिकार क्या है, लोगों का क्या अधिकार है, तो समता समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो ये सारा अधिकार है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। लोकतंत्र किस प्रकार से राजनीतिक तौर पर सुधारा जा सकता है। देखिए हम इसमें जो है दो कम से कम 3 साल पूछा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो एग्जाम में आ सकता है उसी को जो हम डील करके बताते जा रहे हैं, नहीं तो एक आध बार आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ इसको देख लेते हैं एक बार। लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ टकराव नहीं होगा। क्या आप एक वोट दिए और अमीर आदमी है वो भी एक वोट दिया, क्या वो और भी मतलब लोगों के बीच में टकराव खत्म हो जाएगा, मतलब एक वोट सबका एक अधिकार दे देने से क्या टकराव नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अमीर आदमी भी एक वोट देता है, गरीब भी एक वोट देता है, लेकिन जो है टकराव होता ही है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि सबका वोट देने का अधिकार एक ही दे दिया तो लोकतंत्र में अब टकराव नहीं होगा, ऐसे नहीं। हाँ नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा इधर, हाँ इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं एक बार। लोकतंत्र किस प्रकार से उत्तरदायी और जिम्मेदार और वैध सरकार है ना, ये भी आई है। तो लोकतंत्र उत्तरदायी और जिम्मेदार और वैध सरकार किस प्रकार है, क्योंकि उत्तरदायी सरकार, इसको हर एक चीज जो है वो जनता के समक्ष में जो है जवाब देना पड़ता है, जिम्मेदार सरकार होता है। नेक्स्ट है ये लोकतंत्र के समक्ष में, ये भी आई है। लोकतंत्र के समक्ष में कौन सी चुनौतियां हैं, चुनौतियां भी बताए थे ना, बहुत सारी चुनौतियां हैं, मूलभूत चुनौतियां हैं, विस्तार चुनौतियां हैं, लोकतंत्र के मजबूत बनाने की चुनौतियां हैं। लोकतंत्र में जो है वो अधिकार का चर्चा करें, लोकतंत्र में क्या अधिकार है वो चीज को ये भी बता दिए हैं। नेक्स्ट, एक राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, उसके लिए मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव देना है। किसी भी राजनीतिक दल का क्या गुण हो सकता है, ये सब प्रश्न को आप देख लीजिएगा। हम वही प्रश्न को बता रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजनीतिक दल क्या होता है, ठीक है, तो राजनीतिक दल इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल क्या है, अर्थ भी बताना है। तो एक राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसका विचार एक होता है और एक समस्याओं पर एक मत होते हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में भागीदारी भी करते हैं और समाज के विकास के लिए कुछ नीतियां एवं कार्यक्रम पर भी जो है वो सहमति जताते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विभाजन हर छोटे छोटे देश में विद्यमान है और हर राजनीतिक दल को चुनाव जीतना पड़ता है, इसलिए किसी न किसी सामाजिक विभाजन के साथ लेकर ये आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्ग को, अकाली दल के सिख वर्ग के, बहुजन समाज पार्टी को जो है दूसरी पार्टियों को ऐसा ही जो है। परंतु देखिए यहाँ किसी न किसी पार्टी का जो है यहाँ जातिगत या फिर धर्म लेकर जो है वो चुनाव होता है। ये चीज मानिए या ना मानिए, लेकिन धर्म के आधार पर जो है वो चुनाव होता है लोकतंत्र में। ये भी जो है वीवीआई प्रश्न है और ये भी जो है वो वीवीआई प्रश्न है, एक बार समझ लीजिएगा आप लोग। सामाजिक विभिन्नताओं सामाजिक विभाजन का, हाँ, सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेती है। 2010, 11, 14, 19 में पूछा हुआ है। तो सामाजिक विविधता जो है वो का अर्थ होता है कि जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के कारण जो है समूह में अंतर होना। ठीक है, विभिन्नताएं का मतलब होता है कि अलग हो जाना। ठीक है, तो ये आगे चल के जो है वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। समाज में भिन्नताएं हैं वो सामाजिक विभाजन को ले लेता है। कैसे? तो देखिए यहाँ एक सामाजिक विभाजन बन जाता है, उदाहरण के लिए कि अमेरिका में अश्वेत तथा श्वेत के बीच में उनकी अंतर जाति के कारण है, लेकिन ये आगे चल के जो है वो समाज में भी विभिन्नता बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ है कि सामाजिक, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विभाजन की राजनीति में क्या मतलब परिणाम है, निश्चित करने वाले 3 कारक बताना है। तो देखिए लोगों के अपने देखिए, अगर सामाजिक विभाजन में राजनीति का परिणाम को निश्चय करने के लिए 3 कारण क्या है, तो लोगों जो है लोग अपनी पहचान का किस तरह से देखते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार से है, राजनीतिक दल किस तरह से जो है वो किस समुदाय की मांग को उठाते हैं, उसी प्रकार जो विभिन्न समूह के मांगों के प्रति सरकार का कैसा रवैया है, जो मांग कर रहा है अलग अलग समूह के लोग, तो किस प्रकार से वो जो है लोगों को जो हैंडल कर रहा है। भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है बेल्जियम से मिलती जुलती और एक अलग विशेषता बताना है। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था पर चर्चा करना है। तो देखिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था पर क्या है, तो अनुच्छेद में सत्ता का साझेदारी के निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। भ्रष्टाचार को कम करना, प्रशासनिक कुशलता को में वृद्धि करना और व्यवस्था को कुशलता में सुधार करना, ये सब जो है वो भारत के संघीय शासन व्यवस्था में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कि सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए सत्ता का अगर साझेदारी नहीं होता है तो आगे चल के जो है वो टकराव होगा, है ना। तो सत्ता का साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है आगे चल के जो है टकराव, अलग अलग समूह के बीच में टकराव ना हो, है ना, अलग अलग जो है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच में लड़ाई नहीं हो, इसलिए जो है सत्ता का साझेदारी होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग की सरकार बना है तो वहां हर एक समुदाय के जो है वो मंत्री पद मिलता है ना, केवल हिंदू या मुस्लिम इस तरह से नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग को जो अगर सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी ताकि जो टकराव कम होगा, और टकराव कब कम होगा, जब सत्ता का साझेदारी होगा। और सत्ता की साझेदारी में होता क्या है, तो सभी सामाजिक के बीच में सभी तरह के जो है वो धर्म को लेके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का साझेदारी विभिन्न तरीका क्या है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ बढ़िया समझिएगा इस प्रश्न को, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एक उदाहरण देना है। 2009, 10, 12, 20 में ये पूछा है। सत्ता का क्षैतिज वितरण में क्या होता है कि इसमें जो है वो विधायिका होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्षैतिज वितरण में। और विधायिका का काम क्या है, तो यहाँ कानून बनाना, कार्यपालिका का जो है कानून का पर मतलब कानून के देख रेख में जो है वो काम करना रहता है, और न्यायपालिका को जो है वो ये दोनों पर नजर रखना होता है। उसी तरह से ऊर्ध्वाधर में क्या है, तो ऊर्ध्वाधर में जो है केंद्र सरकार, ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इस तरह से आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे भारत की संघीय शासन व्यवस्था पर चर्चा करना है। ठीक है, या फिर तो भारत के संघीय शासन व्यवस्था का विशेषता के बारे में लिखना है। तो देखिए भारत के संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि भ्रष्टाचार को कम करता है, प्रशासन की कुशलता में वृद्धि करता है और व्यवस्था की कुशलता में भी विकास करता है, सुधार करता है। नेक्स्ट की परिवहन, है ना, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा में, मतलब देखिए परिवहन और संचार, परिवहन का मतलब क्या होता है कि एक जगह दूसरी जगह सामान को ले जाना, और संचार का मतलब जो है एक व्यक्ति का आवाज का या फिर तो एक व्यक्ति का जानकारी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो इसके लिए जो है परिवहन तथा संचार साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण जो है वो परिवहन और संचार के कारण ही जो है कोई भी देश जो है वो आगे बढ़ पाता है। अगर किसी देश में परिवहन अगर अच्छा से नहीं चल रहा है, परिवहन अच्छा नहीं है, वहां का संचार का साधन नहीं है, तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो है इसको इस तरह से बोला जाता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन और से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए सड़क परिवहन महत्वपूर्ण इसलिए है कि सड़क आप लोग कहीं भी किसी भी तरह की जगह में बना सकते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पतरातू आप लोग देखें ना कैसा है, क्या वहां ट्रेन चल जाएगा पतरातू घाट में, नहीं ना, सड़क चला। तो सड़क जो है कम लागत होता है, कहीं भी बना सकते हैं, घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ट्रेन जो है हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसका 3 गुण पढ़ लीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट कि देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जालों को बताना है, पाइपलाइन के बारे में बताना है। परिवहन तथा संचार के साधन देश की जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया है, ये तो अभी बता दिए। नेक्स्ट है उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण के कम से कम करने के उठाए गए कदम के बारे में चर्चा करना है। उद्योग द्वारा पर्यावरण का निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों को बताना है। तो विभिन्न उपाय क्या क्या, तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण कर प्रयोग करना। मतलब देखिए पानी को जो है एक बार यूज करने के बाद हो सके तो उसको जो है दोबारा किसी काम में अगर आ रहा है तो उसमें भी यूज करना चाहिए। जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो है जल वर्षा का जल जो है उसको संधारना चाहिए, जमा करना चाहिए। ठीक है, नदी व तालाब में गर्म जल तथा अपशिष्ट बेकार की चीज जो है वो नहीं फेंकना चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट है कि उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार जो है प्रदूषित करता है। देखिए उद्योग इस प्रकार से प्रदूषित करता है, इस प्रश्न को करते हैं थोड़ा। उद्योग किस प्रकार से जो है प्रदूषण करता है, तो उद्योग से इतना सारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं जो कि अक्सर जो है ये ईंधन हो गया। ठीक है, ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है जिससे कि काफी मात्रा में धुआं निकलता है जो कि पर्यावरण में मिलकर जो है वो वायु का प्रदूषण करता है। ठीक है, नदी में जाता है तो नदी को प्रदूषित करता है, वहां मछली वगैरह मरना शुरू कर देती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी विशेष क्षेत्र में एक उद्योग का अवस्थित के लिए आवश्यक 3 किन्हीं मानवीय कारकों को लिखना है। तो पूंजी, सरकार की नीति और बाजार। नेक्स्ट कि लोक खनिज और अलोक खनिज में अंतर बताना है। ठीक है, तो लोक खनिज क्या होता है, अलोक खनिज क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा का साधनों में अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि पर वैश्विक प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। भारतीय कृषि के बारे में बताना है। तो ब्रिटिश शासन काल में जो है वो भारतीय कृषि वैश्वीकरण से प्रभावित थी। दक्षिण भारत में जो है किसान मसाले और कपास पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उन्हें व्यापारिक फसलों को जो पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था, जैसे कि नील का हो गया, चाय का हो गया, कहवा का हो गया, ये सब। बिहार में जो है नील का खेती के लिए बात किया गया था। नेक्स्ट कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताना है और उसके बारे में लिखना है। तो चाय के बारे में लिख लीजिए, कॉफी के बारे में लिख लीजिए, उसमें टेम्परेचर कितना होता है वो देखिए, वर्षा कितना होना चाहिए, मृदा किस प्रकार का होना चाहिए, ये सारा चीज, और कौन कौन राज्य में ये उत्पादन होता है वो सारा चीज एक बार वीडियो को रोक के देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट कि चावल की खेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो भी सकता है प्रश्न में, ये प्रश्न आएगा, हो भी सकता है। देखिए गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, गारंटी इस बात की दे सकते हैं कि देखिए जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो क्वेश्चन आ सकता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति क्या होना चाहिए, तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में चावल उपजाने के लिए भारत में जो होता है, और यह एक खरीफ फसल है, बरसात के समय लगाया जाता है। और चावल की खेती के लिए जो है गर्म तथा आर्द्र जलवायु होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, और ये जो है जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छे ढंग से होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना, ए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुउद्देशीय परियोजना का चार लाभ बताना है। बहुउद्देशीय परियोजना देखिए जो स्टूडेंट अगर हैशटैग के सारे वीडियो देखे होंगे उनको तो किसी प्रकार का दिक्कत होने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना का 4 लाभ ये है कि इस परियोजना के तहत हम लोग जो है एक नहीं बल्कि कितने प्रकार का इसका जो है हम लोग उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, इस परियोजना से हमें जल भंडार में सहायता मिलती है जिससे कि हम सिंचाई और मछली पालन बहुत सारा चीज जो है, बहु परियोजना का नाम से देखिए, बहु परियोजना मतलब एक अगर हम लोग बांध दिए, एक अगर नदी को बांध दिए और उसमें जो है हम लोग पर्यटन के लिए भी बना सकते हैं, बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, मछली की भी पाल सकते हैं, तो ये कृषि भी कर सकते हैं। तो ये सब लाभ है। बांध क्या है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जल को प्रबंध और संरक्षण करने के लिए कैसे सहायक होता है। देखिए बांध क्या है, तो बांध जो है वर्षा का जल को संधारने के लिए एक या फिर तो बहते जल को रोकने के लिए, दिशा को जो है बहाव को कम करने के लिए खड़ा किया गया बाधा को ही हम लोग बांध बोलते हैं, है ना। और ये जल संरक्षण में कैसे या फिर तो जल संरक्षण में हम प्रबंध में किस प्रकार सहायता है, तो ये बहुत प्रकार से सहायता है, एक बार पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। देखिए प्रौद्योगिकी अगर जो है जितना ज्यादा आप लोग का जो है प्रौद्योगिकी, जितना ज्यादा फैक्ट्री आएगा उतना ज्यादा जो है संसाधन का जो है वो अधिक उपयोग होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आएगा। मृदा अपरदन या फिर तो अथवा भू क्षरण रोकने के लिए कुछ उपाय बताना है। तो मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पेड़ पौधा लगा के हम लोग मृदा अपरदन को रोक पाएंगे, वन लगाकर। उसके बाद पशु की चराई को सीमित करके, मतलब ज्यादा मतलब जो है बकरी जानवर वगैरह को जो है चराना नहीं है। बांधों का निर्माण करके, बांध को हम लोग निर्माण करेंगे तो पानी जो है गिरेगा, उससे बहा के मिट्टी को नहीं ले जाएगा। 19वीं सदी में जो है भारत में गरीब जनता के वर्ग पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा था, ये देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ इधर जो है कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कुछ लोग पुस्तक की सुलभता को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जो है वो क्यों थे, यूरोप में और भारत में एक उदाहरण देके समझाना है।
मुद्रण संस्कृति जो है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में जो है क्या सहायता किया, तो बहुत सहायता किया है ना। राष्ट्रवाद में जो है मुद्रण संस्कृति जो है छपाई के थ्रू जो है लोगों में देश के प्रति प्रेम भावना को जगाया गया, चित्र छाप छाप के। नेक्स्ट 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर में सौदागर गांवों के किसान और कारीगर का काम करवाने लगे थे। ठीक है, इसके बारे में आंसर लिखना है। और ये प्रश्न को आप लोग देखिए, तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं आप लोग से। मैप में, है ना, मैप के लिए जो है हर बार हम बोलते रहते थे कि मैप के लिए जो है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कोयला कौन कौन सा राज्य में होता है। ठीक है, कोयला वाला देख लीजिएगा कि कोयला कौन कौन सा राज्य में होता है। तो एक झारखंड में देख लीजिएगा, ठीक है, झारखंड में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो है उड़ीसा में लगा दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में लगा दीजिएगा, मध्य प्रदेश में लगा दीजिएगा। मतलब जहां जहां कोयला होता है ना, उस राज्य को आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। चावल कहाँ कहाँ होता है, गेहूं कहाँ कहाँ होता है, ये राज्य को आप लोग याद कर लीजिएगा और मैप याद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और उससे प्रश्न आएगा एक मैप से। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जो है वो टिप्पणी लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। और उसके बाद राजनीतिक नेता के पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटा हुआ है, इस पर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। साइमन कमीशन को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारा चीज। खिलाफत आंदोलन, और एक चीज और आप लोग देख लीजिएगा, इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण। हो सकता है मे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम आज अच्छे से लिखिए। ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है वो किसी भी प्रश्न को लिखने में हड़बड़ाइएगा नहीं, अस्थिर से आराम से सोच समझ के लिखिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उससे रिलेटेड चीज, आपको जो भी चीज आता है प्लीज आप लोग लिख दीजिएगा, खाली पेज नहीं छोड़िएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को फिर एक बार बताते हैं कि जो टॉप 110 प्रश्न वाला है वो वीडियो को आप लोग एक बार 2x में करके देख लीजिएगा, दुगुना में, है ना, स्पीड को बढ़ा के, उसके बाद देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उससे प्रश्न आएगा। तो मिलेंगे हम लोग अब सीधे इंग्लिश की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।